प्रिंसेस विद जकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है आकाश गंगा आकार की वेधशाला। अर्थात अभी तक जो भी हमारी वेधशाला होती है या तो वो विभिन्न देशों में एक साथ जोड़ के बनाया जाता है या कोई बहुत बड़ी वेधशाला होती है, लेकिन ये वेधशाला जो है ये पूरा जो हमारा आकाश गंगा है उसको मिला के एक बहुत बड़ा वेधशाला है। तो ये आखिर ये आकाश गंगा के आकार की वेधशाला है क्या? चलिए इस सब को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये हमारे 45 वीडियो का सीरीज है और इंग्लिश में 45 वीडियो पूरा हो चुका है। आप लोग जाके इंग्लिश के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं टोटल 45 वीडियो कौन से, और ये सारे के सारे वीडियो काफी अहम है, खास करके 2021 के पीटी परीक्षा के लिए, यूपीएससी के पीटी परीक्षा के लिए। और उसमें से अक्सर आप जानते ही हैं, जैसे कि आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं उसमें लीगो पूछ चुका है, आप जानते हैं 2019 में पूछा था। उसी तरह से लीसा, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, वो 2020 में पूछ चुका है। तो हो सकता है अब आपको नैनोगार्भ के बारे में पूछे, तो इस सब पे आप जरूर ध्यान देंगे। तो चलिए आज हम जिस बिंदु पे मुख्यतः चर्चा करेंगे वो है ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड, या जिसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण तरंग पृष्ठभूमि, यानी उसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रेविटेशनल वेव्स से लिया गया है। दूसरा चीज जो इसी में हम देखेंगे लीगो, जो जैसा कि मैंने बताया 2017 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला और 2019 में यूपीएससी ने इसे क्वेश्चन पूछ दिया था। तो इस तरह के जो खोज होते हैं जो विभिन्न पत्रिकाओं में छपते हैं, अब यूपीएससी का ट्रेंड थोड़ा बदला है और उससे वो पूछना शुरू कर दिया है। तो अब आपको हमेशा अवेयर रहना है कि ये कहाँ से होता है। जैसे कि मैंने बताया ये 45 वीडियो आपको मैं दे रहा हूँ, लेकिन इस 45 के अतिरिक्त अगर आपको जानना हो तो आप हमारे ब्लॉग पे आ सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपको प्रश्न वगैरह मिलते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं एक भयानक और अल्पकालिक विस्फोट। तो ये जो लीगो डिटेक्ट किया था वो अचानक एक दो जो था ब्लैक होल का मर्जर था जो लिया था, तो वो एक अचानक था और अल्पकालिक विस्फोट था। लेकिन ये जो नैनोगार्भ है ये परमानेंट विस्फोट यानी परमानेंट ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड किस तरह से आता रहता है उस पे ये रिसर्च करेगा, उस पे ये खोज करेगा। उसी तरह से देखेंगे हम लोग पल्सर गैलेक्टिक लाइट हाउस, तो या इसको प्रकाश स्तंभ कह सकते हैं या पल्सर आकाश गंगा का प्रकाश स्तंभ आप कह सकते हैं हिंदी में। तो इसको आखिर है क्या कि जैसे हमने बताया कि ये जो डिटेक्ट किया ग्रेविटेशनल वेव, तो ये जो लीसा इन्फर्नो उसको किया था, जो लीसा हम लोग जानते हैं। तो इसका अब क्या है कि ये लीगो का टेस्ट के बाद अब ये जो ग्रेविटेशनल इसको बड़े पैमाने पर कैसे करेंगे, तो इसका सबसे बेस्ट सोर्स जो होता है वो पल्सर होता है। पल्सर को गैलेक्टिक लाइट हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ये 45 वीडियो समाप्त होगा उसके बाद हम शॉर्ट वीडियो सीरीज शुरू करेंगे और उसके बाद ही जैसा कि मैंने बताया था कि 500 सब्सक्रिप्शन हमारा होगा, उसके बाद आपको मैप क्लास चालू करेंगे। तो आप लोग अभी भी बहुत धीमी गति से हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ा रहे हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं ताकि जल्दी से जल्दी हम 500 आपका सब्सक्राइबर पूरा कर दें, मैं पूरा कर लें आपका। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इंटरनेशनल पर्सन टाइम एरिया या जिसको कहा जाता है IPTA, तो ये क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। चूंकि इसका स्रोत जो है वो पल्सर था तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके साथ ही हम लोग जानेंगे नैनोगार्भ और पल्सर। जैसा कि मैंने बताया कि नैनोगार्भ क्या है और पल्सर उससे क्या रिलेटेड है, वो क्यों पल्सर के पीछे पड़ा हुआ है, उसी से वो क्यों ग्रेविटेशनल वेव ढूंढना चाहता है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसी तरह देखेंगे गुरुत्वाकर्षण तरंगें प्रकाश के स्थिर पैटर्न को बदल देती है। जैसा कि पहले लोग ये सोचा जाता था कि ग्रेविटी जो लाइट को इफेक्ट नहीं करती, लेकिन अब जो हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण तरंगें ये लाइट को इफेक्ट करती है। तो ये किस तरह से इफेक्ट करती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद आप जानते ही हैं जैसा कि हमारे सारे वीडियो में होता है एक एनिमेशन, जिस एनिमेशन से आप अच्छे तरह से समझ पाते हैं इतनी जटिल चीजों को। तो इसीलिए गुरुत्वाकर्षण तरंगों की पृष्ठभूमि का एनिमेशन को किस तरह से ग्रेविटेशनल वेव्स का हमारा एक बैकग्राउंड बनेगा। तो चलिए,
तो चलिए, इस सब के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और जैसा कि मैंने बताया कि इसको जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इस पर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारा लोग जुड़ सके और सब्सक्राइबर बढ़ सके। इसमें आप लोगों को फायदा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा। चलिए, तो चलते हैं आज के हम अपने विषय पर, आकाश गंगा के आकार की वेधशाला। तो ये आखिर है क्या? तो चलिए देखते हैं। तो आकाश गंगा आकार की वेधशाला, तो एक नया निष्कर्ष, ये जो फाइंडिंग्स है वो आया था, जिसको आप हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं, द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर में आया था, जिसमें एक अमेरिकी और कनाडाई परियोजना, यानी ये जो नैनोगार्व है ये अमेरिका और कनाडा का संयुक्त परियोजना है। तो इसमें इसका जो था नैनोगार्व का फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन नैनो हर्ज ऑब्जर्वेटरी फॉर ग्रेविटेशनल वेव्स, उसको नैनोगार्व कहा जाता है। तो ये आखिर है क्या, इसके बारे में देखें तो ये जो है ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड या गुरुत्वाकर्षण तरंग पृष्ठभूमि पर आधारित है, यानी उसको खोजने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब हम लोग जानते हैं कि हमारे गैलेक्सी का निर्माण 13.7 बिलियन साल पहले हुआ, तो ये 13.7 बिलियन साल जो पहले हुआ, तो ये हम लोग मानते हैं कि इसका बहुत सारा जो फाइंडिंग्स है वो कॉस्मिक वेव बैकग्राउंड से आया था। तो अब अगर हम ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड देख लें तो ये माना जाता है कि जिस वक्त बिग बैंग हुआ था तभी से ग्रेविटेशनल वेव्स आ रहा है। तो अगर उतना बैक जाए तो हम समझिए कि बिग बैंग से जस्ट कुछ मिलियन साल पहले तक पहुंच सकते हैं, यानी उसके बैक टाइम मशीन में हम जा सकते हैं। तो इसीलिए गुरुत्वाकर्षण तरंगीय पृष्ठभूमि या ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके लिए काफी मेहनत लगा और 13 वर्षों से अधिक जो है नैनोगार्व के शोधकर्ताओं ने गुरुत्वाकर्षण तरंग पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए मिल्की वे गैलेक्सी में फैले दर्जनों पल्सर का जो है सो स्ट्रीमिंग पर ध्यान केंद्रित किया। असल पल्सर जो होता है, अब पल्सर होता क्या है? पल्सर जो होता है वो डेड स्टार होता है, कोलैप्स स्टार होता है, यानी जब स्टार समाप्त हो जाता है, जब तारे मर जाते हैं तो उसके जो भी हाइड्रोजन और उसके होते हैं वो सारे उसके कण में एकत्रित हो जाते हैं, तो उसकी ग्रेविटी काफी हो जाती है, असीम हो जाती है। और उससे क्या होता है कि एक आप कहें कि प्रकाश का एक रेडियो वेव्स छूटता रहता है लगातार, और वो काफी तेजी में स्पिन होता है, और वो जो प्रकाश की तरंगें होती है वो लगातार, आप समझिए ये हो गया, तो इसका इस तरह से उसका काफी मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इस तरह से लगातार वो तेजी में चलता रहता है। और इससे जो लाइट होता है इमिट, वो जिस तरह से एक प्रकाश स्तंभ होता है जब समुद्र में, या लाइट हाउस होता है, उसी तरह से वो फीकता रहता है। लेकिन उसका जो पैटर्न होता है वो काफी स्टेडी पैटर्न होता है, यानी कि उसका स्थिर पैटर्न होता है जो लगातार आपका आता रहता है। तो ऐसे ही वैज्ञानिक जो थे गुरुत्वाकर्षण विकिरण के स्थिर को परवाह करते हैं, और सिद्धांत के अनुसार अगर हम इस थ्योरी को देखें, पल्सर वाली थ्योरी को, तो वहां से जो उसकी तरंगें चलती हैं, जो पल्सर की जो वेव्स चलती है, जो लाइट चलती है, वो लगातार एक स्टेडी पैटर्न में आता है। लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण तरंग आता है तो उसके पैटर्न को चेंज कर देता है। इस वजह से ये जो है तो पता लग जाता है कि ये गुरुत्वाकर्षण यहाँ आया। तो उसी तरह से आगे देखें, ये देखें, तो अब आप देखें कि ये यहाँ पे आपका एक पल्सर है, एक पल्सर यहाँ पे है, एक पल्सर यहाँ पे है। अब इसका देखिए एक एसटीडी पैटर्न है, ये देखिए ये एक पैटर्न पे आ रहा है, एक पैटर्न पे आ रहा है। लेकिन ये पैटर्न जो है अब यहाँ सही है, यहाँ सही है, लेकिन बीच में ये देखिए थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि ये ग्रेविटेशनल वेव्स आ गए। तो जैसे ही जहाँ जहाँ ग्रेविटेशनल वेव्स है उसके तरंग को वो डिस्टोर्ट कर देता है और उससे वैज्ञानिक पता लगा लेते हैं। तो इसीलिए इसके लिए पल्सर का उपयोग किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है लिगो, 2017 में जो भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला था उसके बारे में है। तो देखें हम लोग, तो 2017 में वैज्ञानिक ने लिगो का जो, ये लिगो क्या है शॉर्ट फॉर्म में, इसका इंग्लिश में कहा था लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लिगो नामक एक प्रयोग पर गुरुत्वाकर्षण तरंगों की पहली बार प्रत्यक्ष पता लगाने के लिए, यानी डायरेक्ट उसको डिटेक्ट किया गया, और उसको पता लगाने के लिए इनको 2017 का नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इसके बाद
ग्रेविटेशनल वेव काफी वैज्ञानिकों को अट्रैक्टिव किया। और ये जो था ये तब हुआ था जब आज से 130 मिलियन, मतलब समझिए यहां से यानी पृथ्वी से 130 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर दो जो ब्लैक होल था वो टकरा गए थे। और टकराने से जो है सो पूरे ब्रह्मांड में जैसे टकराया तो एक झटका, एक वेव्स पैदा हुआ। और ये वेव जो है हमारे सौर मंडल तक भी आया और अंततः हमारे पृथ्वी तक भी आया, जिसको डायरेक्टली डिटेक्ट किया गया और इसीलिए नोबेल प्राइज मिला। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे था, ये जो था ये अल्पकालिक था और भयानक विस्फोट था। ये अचानक दो ग्रेविटेशनल वेव्स हुआ और ये अचानक, लेकिन अगर हम देखें तो ये जो था ये एक ऐसी घटना थी, एक दुर्घटना जैसे हो जाता अचानक टकरा जाना उसी तरह से, और ये अल्पकालिक था। इसके विपरीत साइमन जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं, नैनोगात पे जिसको लीड कर रहे हैं वो साइमन है उनका नाम, और उनके सहयोगियों ने गुरुत्वाकर्षण की तरंग को उस तरह से किया कि भीड़ वाली कॉकटेल पार्टी के बीच, जैसे कोई आप पार्टी में जाते हैं और वहाँ संगीत बजता रहता है और भीड़ है, काफी हल्ला गुल्ला है, लेकिन उस हल्ला गुल्ला में भी वो जो संगीत है उसको आप रिकॉर्ड करते हैं उस तरह से। तो आप इस तरह से समझिए कि ये लगातार एक स्टेडी पैटर्न आ रहा है और ये उसको ये किया है। तो मतलब यहाँ क्या था कि अचानक ये दोनों ब्लैक होल मर्ज हुआ, विस्फोट हो गया और वो हमारे पास है। लेकिन ऐसा है कि जो ग्रेविटेशनल बैकग्राउंड के अंतर्गत आप देखेंगे तो अक्सर इस तरह से कई सुपरमैसिव ब्लैक होल और कई टकराते रहते हैं, और उससे क्या है कि लगातार ये गुरुत्वाकर्षण तरंगे पैदा होता रहता है। और ये जो लगातार गुरुत्वाकर्षण तरंगे पैदा होता है, इसी को ये डिटेक्ट करना चाहते हैं, उसके आधार पर उसका बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं। तो जो साइमन और उनकी टीम है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो यह पता लगाना कि पृष्ठभूमि एक सौर में ये जो है काफी उपलब्धि होगी। अगर ये बैकग्राउंड पता चला तो ये काफी बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा वैज्ञानिक का, क्योंकि इससे ब्रह्मांड के जो हमारे यूनिवर्स या कॉस्मोस के बारे में जानने की एक नई खिड़की खुलेगी, एक नया द्वार खुलेगा। अभी तक हम लोग सिर्फ लाइट, रेडियो वेव, इंफ्रारेड इस तरह का यूज करते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स का ये जो यूज होगा ये काफी क्रांतिकारी होगा, रिवोल्यूशनरी होगा। तो उदाहरण के लिए आप ये समझ सकते हैं कि यह तरंगे वैज्ञानिकों को अध्ययन करने के लिए उपकरण, मतलब एक ऐसा डिवाइस देगा जो कई आकाश गंगाओं के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल के साथ विलीन जो हो गया है। कई सुपरमैसिव ब्लैक होल मतलब एक दूसरे में मिला है, उसके बारे में ये उपकरण देगा। चूंकि अभी जो हम लोग को मिला था जो 130 मिलियन साल लाइट ईयर दूर है, वो मीडियम साइज का ब्लैक होल था, वो उतना बड़ा नहीं था। लेकिन सुपरमैसिव ब्लैक होल जो गैलेक्टिक केंद्र में उपस्थित होता है, जैसे हमारे गैलेक्टिक केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल है, तो हर केंद्र में, हर बड़े बड़े गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। तो उसी ब्लैक होल वगैरह को पता लगाने में ये काफी महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो ये था। उसके आगे हम लोग फिर चलते हैं। आगे जो हम लोगों का है पल्सर गैलेक्टिक लाइटआउट, या इसको आप गैलेक्टिक प्रकाश स्तंभ कह सकते हैं। तो नैनो गर्भ पर अपने जो काम कर रहे हैं साइमन और कम्फर्ट, गुरुत्वाकर्षण लहर पृष्ठभूमि को खोजने के लिए उसके सहयोगी है। तो इसके दौरान हम देखें, जैसा कि मैंने बताया कि लीगो के बाद क्या हो गया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे गुरुत्वाकर्षण बैकग्राउंड के पीछे काफी तेजी से विकास हुआ, काफी तेजी से उसको खोजने के लिए लोग गए। तो इसके लिए एक जो इंटरनेशनल संगठन बना जिसका नाम था इंटरनेशनल टाइमिंग एरे, या इप्टा आप कह सकते हैं, या इंटरनेशनल पल्सर टाइमिंग एरे, IPTA। ठीक, तो इंटरनेशनल टाइमिंग एरे नामक नेटवर्क बनाने के लिए यूरोप और ऑस्ट्रेलिया भी इसके साथ आए। एक तो हमने देखा कि नैनोगर्भ क्या था, वो आपको कनाडा और अमेरिका था, और ये क्या था, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया। तो अब देखिए क्या हुआ। तो इसके तहत IPTA के तहत एक बहुसंस्थागत, कई संस्था जोड़े, बहुदूरबीन यानी मल्टी, कई दूरबीन जहां जहां ऑब्जर्वेटरी ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, यूरोप में है, तो जहां जहां ये दूरबीन लगा हुआ है उसका एक ये बना। तो एक आप देखेंगे तो इसमें जैसे कि मैंने बताया कि EPTA यानी यूरोपियन पल्सर टाइम एरे, वो उसके बाद
नैनोगार, जिसको नॉर्थ अमेरिकन नैनो हेयर्स ऑब्जर्वेटरी फॉर ग्रेविटेशनल वेव्स कहा जाता है वो, और पार्क्स पल्सर टाइमिंग एरी या पीपीटीए कहा जाता है, ये 3 शामिल। ये पार्क्स टेलीस्कोप जो है ऑस्ट्रेलिया में, उससे ये। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में। तो ये जो आईपीटी है इसका लक्ष्य है एक 30 पल्सर, यानी 1 2 3 नहीं, मतलब 30 पल्सर का एक एरे का उपयोग किया जाए और उससे गुरुत्वाकर्षण का पता लगाया जाए। इसका एनिमेशन भी हम लोग देखेंगे, अब जैसा जानते हैं एनिमेशन तो हम लोग देखेंगे ही। तो नैनोगर्भ और पल्सर, यानी जो नैनोगर्भ जो हमने जो अमेरिका और कनाडा का है इनिशिएशन वो, और पल्सर, वो नैनोगर्भ पल्सर का यूज क्यों करेगा उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो नैनोगर्भ की टीम जो थी वो गुरुत्वाकर्षण तरंगों को देखने के लिए वो डायरेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स को नहीं ऑब्जर्व करेंगे जिस तरह से यहाँ लीगो ने किया था, वाकया और ऑब्जर्व हुआ। ये क्या करेंगे, पल्सर को देखने के लिए जमीन से दूरबीन का उपयोग करेंगे। पल्सर से जो स्टेडी लाइट आ रहा है वो, उसमें कहाँ रुकावट होती है, और उसके आधार पर वो ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड तैयार करेंगे। देखिए उसको इस तरह से आप समझिए कि ये जो हमारा नैनो जो ये लीगो जो किया था वो सिर्फ एक छोटा सा तरंग था, लेकिन उसमें हमारी ये पृथ्वी थी और यहाँ पे आया। लेकिन कुछ जो बड़े तरंग होंगे, पृथ्वी से भी बड़े तरंग होंगे, उसको हम कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे? उसके लिए तो हमको गैलेक्सी साइज ऑब्जर्वेटरी चाहिए, और इसीलिए यह ऑब्जर्वेटरी बनाया गया है। तो ये सब जानकारी, जैसा कि आप जानते हैं, इस तरह की जानकारी आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा, इसीलिए आप इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए आप कहें कि ये सर का चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब करें। इसमें हम, अगर आप आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो हम और अच्छे से अच्छा आपको वीडियो बनाएंगे। ज्योग्राफी पे होगा, साइंस पे अभी आ रहा है हमारा बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, जस्ट इसके जैसे ये 45 आपका समाप्त होगा, हम शुरू करेंगे उसको। क्योंकि इस बार क्या था कि अभी इंग्लिश समाप्त हो चुका है, हिंदी, अब हम क्या करेंगे, इंग्लिश हिंदी साथ साथ देंगे। इसीलिए हिंदी वालों से खास करके हमारा गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो ये जो होता है, ये पल्सर होता क्या है कि ये समाप्त हुए तारे आकाश गंगा के प्रकाश स्तंभ है, जैसा कि मैंने बताया था कि ये प्रकाश स्तंभ है। इसका एनिमेशन देखेंगे तो काफी होगा। ये अविश्वसनीय रूप से तेज गति में घूमते हैं। ये एक टिमटिमाते हुए पैटर्न, जैसा कि आप लाइट हाउस में देखते हैं जो समुद्र के पास रहता है, उसी तरह से वो एक स्टेडी पैटर्न भेजते हैं। वो स्टेडी पैटर्न कभी चेंज नहीं होता है, मतलब युगों युगों तक वो वैसा ही पैटर्न चलता रहता है उसका। वो पैटर्न कब चेंज होता है, ग्रेविटेशनल वेव्स से चेंज होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं तो वो कैसे चेंज होता है। गुरुत्वाकर्षणीय तरंग प्रकाश के स्थिर पैटर्न को बदल देते हैं। जो कई सदियों से चल रहा था वो पैटर्न अचानक बदल देता है। वो क्यों बदलता है, गुरुत्वाकर्षण तरंग की वजह से। तो देखिए साइमन ने समझाया, जो साइमन इस टीम की रिसर्च कर रहे हैं, उनका कहना था गुरुत्वाकर्षण तरंगे पल्सर से आने वाले प्रकाश के स्थिर पैटर्न को बदल देती है। ये किरण अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करने वाली सापेक्ष दूरी को खींचती या निचोड़ती है। मतलब जिस तरह से आप देखें तो ये इस तरह से तो खींचती या निचोड़ती है, एक तरंग की तरह से है। दूसरे शब्दों में कहें तो वैज्ञानिक पृथ्वी पर आने के समय के सहसंबंध परिवर्तनों को पल्सर की निगरानी से केवल गुरुत्वाकर्षण तरंग की पृष्ठभूमि को खोजने का सक्षम हो सकते हैं। मतलब आप इस तरह से देख रहे हैं कि आप यहाँ पल्सर आपका आ रहा है, ये स्टेडी पैटर्न आ रहा है, यहाँ से स्टेडी पैटर्न, यहाँ से स्टेडी। लेकिन अचानक आपका ये जो तरंग आ जाएगा ऐसे गुरुत्वाकर्षण तरंग, तो यहाँ ये चेंज हो जाएगा। चाहे ये तो ऐसे हो जाएगा या फिर ऐसे हो जाएगा, यानी सिकुड़ जाएगा या फैल जाएगा, जो तरंग जिस तरह से होता है। तो ये जो स्टेडी पैटर्न था ये युगों युगों से एक साथ आ रहा था, लेकिन जैसे ही पैटर्न चेंज हो गया तो इसके जो लाइट के इसमें थे पैटर्न में भी चेंजिंग आ गया। जैसे ही पैटर्न, यही पैटर्न चेंजिंग का अध्ययन किया जाएगा और इसी अध्ययन पर आधारित ये ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड होगा। तो चलिए ये था। अब इसके बाद हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि एनिमेशन देखेंगे, तो एनिमेशन में और आपको क्लियरिटी आएगी कि आखिर ये किस तरह से काम करता है। तो हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग ने देखा था कि ये पहला लीगो, ये पहला डिटेक्ट हुआ था, 2 ब्लैक होल टकराया था और ये तरंगे हुई, और ये तरंगे
हमारे आकाश गंगा और ये हमारे पृथ्वी तक आई थी और इसी को लीगो ने डिटेक्ट किया था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, और ये था लीगो जो यहाँ बनाया गया था, ये देखिए। तो उस हिसाब से देखिए, तो ये उस हिसाब से काफी छोटा था, लेकिन ये फिर बाद में यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने इलिसा के बारे में पूछा और इलिसा के बारे में 2020 में पूछ चुका है। तो अब इलिसा देखिए उसी कड़ी से पूछ रहा है। आप यूपीएससी का पैटर्न समझिए, पहले उन्होंने जो पूछा वो लीगो से पूछा, उसके बाद इलिसा से पूछा और आपको नैनोगार्प से पूछेगा। आप देखिएगा 2021 में नैनोगार्प से पूछना ही पूछना एक क्वेश्चन आपका रहेगा। तो चलिए आगे, ये देखिए। अब ये जो था वो आपका ये इलिसा था। ये बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम में एक डिवाइस था जो ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड को डिटेक्ट करने के लिए किया गया था। ये देखिए इलिसा कॉन्सेप्ट, ये था, ये था, ये देखिए। और ये हमारे सोलर सिस्टम में ये था, चूंकि जैसा कि मैंने बताया कि जो अर्थ है, अर्थ उस हिसाब से सोचिए काफी छोटा है। अब ये आप देख सकते हैं, ये हमारा, यहाँ देखिए ये हमारा अर्थ, ठीक है। अगर कोई वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स इस तरह से हो तो ये अर्थ से काफी बड़ा हो जाएगा, तो कैसे आप डिटेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए अगर यहाँ लगाएंगे तो ये आप डिटेक्ट हो जाएगा आपका। तो इसलिए इलिसा। फिर बाद में कहा गया कि अगर हम इस तरह से करेंगे तब तो फिर एक तो खर्च भी ज्यादा होगा, तो क्यों ना हम वो स्टडी पैटर्न का यूज करें जो नेचुरली हमको प्रोवाइड किया गया पल्सर के द्वारा, और पल्सर से डायरेक्ट आ रहा है। तो और उससे क्या, ये तो हमारा सोलर सिस्टम, लेकिन जो काफी बड़ा होगा, सुपरमेसिव ब्लैक होल का मर्जर होगा, उसको हम कैसे पता लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको गैलेक्सी साइज का ऑब्जर्वेटरी चाहिए। इसीलिए इसका नाम था, जो हमने आपको रखा है, गैलेक्सी साइज का ऑब्जर्वेटरी, यानी आकाश गंगा के आकार की ये वेधशाला होगी। तो ये देखिए, तो ये इलिसा जो पिछले 2020 में पूछ चुका है, ये देखिए। अब क्या है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट पल्सर रहता है जो हमारे आकाश गंगा में फैले हुए, तो ये देखिए ये पल्सर, ये क्या होता है, इसका काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है और यहां से इसका जो ब्रस्ट होता रहता है, रेडियो ब्रस्ट और गामा रे ब्रस्ट वगैरह हमेशा होता है, और ये काफी हाई स्पीड में स्पिन करता है। ये जो पल्सर होता है ये काफी हाई स्पीड में स्पिन करता है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह। और ये जो स्टेडी लाइट का पैटर्न है वो अक्सर आपको आता रहता है। तो ये आपका पल्सर है। तो ये होता क्या है कि जैसे कि मैंने बताया था कि ये वो जो था, जो लीगो ने पता लगाया था, वो मीडियम साइज का 2 ब्लैक होल था, लेकिन जब सुपर मैसिव ब्लैक होल टकराएगा उसका हम कैसे पता लगाएंगे, तो वो देखिए इस तरह, ये देखिए। तो उसके लिए हमको चाहिए पूरा गैलेक्सी साइज का ऑब्जर्वेटरी। तो फिर गैलेक्सी साइज का ऑब्जर्वेटरी हम कैसे करेंगे, तो उसमें जो हमारा ये पल्सर है वो काम आएगा, जो है गैलेक्सी में डिफरेंट डिफरेंट, ये देखिए गैलेक्सी का, ये देखिए। अब यहाँ पल्सर है, यहाँ पल्सर है, यहाँ पल्सर है, यहाँ पल्सर है, ये सब पल्सर है, और वो गैलेक्सी में आप देखें तो इसको आप गैलेक्सी में आप देख लीजिए, फिट कर हो गया। अब ये गैलेक्सी में यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तब हम उसको पता लगा सकते हैं और उसके आधार पे हम ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड बता सकते हैं। तो ये पल्सर जो है इसको आपको टाइम मशीन भी कह सकते हैं आप। ये देखिए इस तरह, ये देखिए। अब इस तरह से जो ग्रेविटेशनल वेव्स की तरंगें उठेगी उसको यहाँ डिटेक्ट कर लिया जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह से ये पूरा गैलेक्सी में होगा और ये डिफरेंट डिफरेंट जो पल्सर है वो होगा, और ये हमारा अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट जगह ऑब्जर्वेटरी बनाया हुआ है। तो ये देखेंगे कहाँ कहाँ बनाया हुआ है, उसमें इंडिया में भी है एक ऑब्जर्वेटरी, मतलब यहाँ देखिए कहाँ कहाँ है वो भी हम लोग देखेंगे। ये IPT जो हमने बताया था, ये देखिए इंडिया में भी है, इंडिया में 2 है, ऊटी में है और GMRT है यहाँ पे। फास्ट ये देखिए, ये आपका चाइना में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप, अमेरिका, कनाडा तो आप जानते हैं, फिर साउथ अफ्रीका में भी है। तो ये सारे ऑब्जर्वेटरी है, जो ये सारे ऑब्जर्वेटरी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये सारी संस्थाएं हैं इसको रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड करेगी और फिर आगे ये देखिए, तो ये इस तरह से अब डिफरेंट डिफरेंट जहां जहां भी इस तरह से तरंगें होंगी वो सारी तरंगों को ये कैप्चर करेगा और इस तरह से एक ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड बना लेगा। ये देखिए हो गया। तो ये था हमारा एनिमेशन और ये था हमारा
आकाश गंगा के आकार की वेधशाला। किसके लिए? ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए, गुरुत्वाकर्षणीय तरंगों के लिए। तो चलिए, जैसा कि मैंने बताया था कि अक्सर महत्वपूर्ण होता है, यूपीएससी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन सिर्फ यूपीएससी नहीं बल्कि अदर कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है, चाहे वो एसएससी हो सकता है, बीपीएससी हो सकता है, झारखंड पीसीएस हो सकता है, या अदर कोई पीसीएस। इसीलिए मैंने जो अपने चैनल का नाम बदला था सिविल सर्विसेज विद जैकी। आप इसमें हर सर्विस के बारे में आप जानेंगे, हर सर्विस के बारे में वीडियो होगा। इसीलिए आप अपने दोस्तों को, अगर आप 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे हैं तो आप अपने कॉलेज में जा रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को इसको शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि हम और अच्छा से अच्छा वीडियो आपको दें, ताकि हमको किसी पे डिपेंडेंट न रहना पड़े, किसी कोचिंग पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े जहां आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे ऐंठे जाते हैं और फिर आपको ढंग की क्वालिटी की दे भी नहीं जाते, बस कॉपी पेस्ट होता है, बस सीधा बात। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे यूपीएससी के लिए प्रश्न, यूपीएससी के लिए प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड को आकाश गंगा के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? क्वासर ए चॉइस आपका, बी सुपरनोवा, सी पल्सर, डी सुपरमैसिव व्हाइट होल। जिस तरह से ब्लैक होल होता है उसी तरह से व्हाइट होल होता है, एक वार्म होल सिद्धांत भी होता है। लेकिन अगर ये सब आप जानना चाहते हैं, विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सारी चीजें, ये सारी जानकारी जो आप जानना चाहते हैं आपको मिलेगी। आप अगर और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखें, वो भी जानकारी हम आपको देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। पिछले प्रश्न के उत्तर जो हमारा सेक्शन है, पिछले प्रश्न का उत्तर। तो पिछले प्रश्न का उत्तर था निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में आधिकारिक पूर्वानुमान डायनामिकल मॉडल के आउटपुट पर निर्भर करते हैं, ये गलत है। वो सांख्यिकी मॉडल है, यानी कि स्टैटिकल मॉडल पे ये करता है, तो ये डायनामिकल मॉडल नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जो था आपका, गतिशील मॉडल में किसी विशेष दिन की जलवायु सुपर कंप्यूटर पर सिमुलेटेड होती है और मौसम वैज्ञानिक बदलते दैनिक आउटपुट का निरीक्षण करते हैं। गतिशील मॉडल अर्थात डायनामिकल मॉडल, ये बिल्कुल सही है। इसी डे टू डे पर तो सुपर कंप्यूटर का सिमुलेशन होता है और यही सिमुलेशन का हम लोगों ने एनिमेशन देखा था, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो गया कि 2 सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? केवल एक, ये गलत हो गया, 2 ये सही हो गया। तो आप देखेंगे केवल 1 तो ये गलत, केवल 2 सही है। 1 और 2 दोनों ये गलत है, चूंकि इसमें 1 गलत है तो दोनों सही नहीं हो सकता है, और न तो 1 न तो 2, तो ये भी आपका गलत हो गया। और फिर देखेंगे इसका उत्तर तब हो जाता भी। तो चलिए, ये था हमारा आज का वीडियो, आकाश गंगा आकार की वेधशाला। हम लोगों ने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा किया, हमने जाना कि किस तरह से आकाश गंगा के आकार की वेधशाला, एक गैलेक्सी साइज की वेधशाला बनाया जाएगा। इसको बनाने के लिए कौन से डिवाइस के यूज किए जाएंगे, ये जो प्राकृतिक हमें प्रोवाइड किया है, जिसको कहते हैं पल्सर, उसमें। और उसी तरह से हमने देखा कि किस तरह से ग्रेविटेशनल वेव्स जब LIGO ने डिटेक्ट किया तो किस तरह से उसको देखने के लिए वैश्विक स्तर पे दौड़ शुरू हो गई, और LIGO के बाद इलिसा आया, और इलिसा के बाद अब नैनोगार्ब आया, जो गैलेक्सी साइज, यानी वो सोलर मंडल मैंने करा, अब ये गैलेक्सी साइज हो गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब LIGO किया तब भी क्वेश्चन यूपीएससी से पूछा, आपको इलिसा से भी पूछा, और हो सकता है अब नैनोगार्ब से पूछे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बताएं और इसको सारे ग्रुप में शेयर करें। ये हमारा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।